स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज की हमारी जो क्लास है वो संविधान की 24वां या 25वां लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हमें शुरू करना है भाग 5। मेरे जितने भी बच्चे लगातार पढ़ने वाले हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं संविधान, ठीक है, उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 4 का तथा 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो कंप्लीट हो चुका है। भाग 5 आज हमको शुरू करना है। सबसे पॉपुलर भाग, अगर भारत देश की बात करें, जिसमें भारत की पूरा प्रशासनिक ढांचा है, पूरा संवैधानिक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो किसमें है हमारी? वो हमारी किसमें चल रही है सर? वो है हमारी भाग 5 में है। ठीक, आइए सर शुरू करते हैं हम लोग भाग 5। भाग 5 बच्चे को सर पता है कि भाग 5 का विषय क्या है। भाग 5 का विषय क्या है? तो भाग 5 का विषय है संघ। क्या विषय है? संघ। अगर हम इसको एक और बात तुमसे कहें, संघ, आर्टिकल 1, भारत 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, पूरा ओवरऑल भारत। वही शब्द यहाँ लिखा है संघ। अगर हम इनको तुमको आसान करने के लिए लिख दें केंद्र, क्या लिख दें? केंद्र। क्या लिख दें? केंद्र। तो जो सब केंद्र की पूरी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति, सरकार को लेके चलने से न्यायपालिका तक, जितनी चीजें केंद्र गवर्न करेगा, जितनी भी चीजों को केंद्र गवर्न करेगा, वो सब किसमें हमारे आ जाएंगे भाई? वो सबके सब आ जाएंगे भाग 5 में। कितने से लेके कितने अनुच्छेद तक भाग 5 को एक्सप्लेन किया गया है? तो हम लिखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद अनुच्छेद सर जो है हमारा होगा 52 से। कहां से? 52 से। कहां तक? 52 से लेके कहां तक? 151 तक। 151 तक। 52 से 151 तक हमारा क्या होगा? आर्टिकल हो जाएगा। किसमें हमारा आर्टिकल हो जाएगा? हमारा हो जाएगा भाग 5 में। अब आप सभी को बहुत ही डीप और सभी एग्जाम को एक साथ लेके चलने के लिए मेरा लक्ष्य होता है कि आप एक छोटे छोटे एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए बार बार संविधान को नहीं पढ़ना। हमारा लक्ष्य है सभी एग्जाम को साथ लेके चलना है। ठीक, तो आज पहली जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो लिखेंगे सर शासन। शासन का अंग। शासन का अंग। सर शासन के कितने अंग हैं अपने पास भैया? शासन के हैं 3 अंग। कितने अंग हैं? 3 अंग। जो शासन का पहला अंग है हमारा, जो शासन का पहला अंग है हमारा, वो क्या है? विधायिका। विधायिका। जो शासन का हमारा दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका। शासन का पहला अंग है विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तीसरा अंग मेरे प्यारे भाई क्या है? न्यायपालिका। अब विधायिका क्या है? विधायिका कानून बनाने वाली संस्था। विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली संस्था। बनाने वाली संस्था। विधायिका क्या है? अर्थात कानून बनाने वाली संस्था। दूसरा शब्द कार्यपालिका, अर्थात कानून के अनुसार देश को चलाने वाली संस्था। चलाने
वाली संस्था। और तीसरा सर हमारा क्या है? तीसरा है न्यायपालिका। कानून के अनुसार, कानून के अनुसार विवाद का समाधान करने वाली संस्था। शासन के कुल कितने अंग हैं? अगर कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी कई बार आया है, शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला अंग क्या है? विधायिका, जो कानून का निर्माण करेगा। दूसरा अंग क्या है? कार्यपालिका, जो उस कानून के अनुसार देश को चलाएगा। तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका, जो कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करेगा। अब एक फिर तुमसे बात कर रहा हूं, एक भाग है 5, जिसमें हम बात करते हैं संघ की, केंद्र की, पूरे भारत की। दूसरा भाग है सर 6, जिसमें हम बात करते हैं राज्य की। भारत जो देश है उसके राज्य भी लोकतांत्रिक हैं और केंद्र भी लोकतांत्रिक है। भारत का राज्य भी लोकतांत्रिक है और केंद्र भी लोकतांत्रिक है। राज्य भी लोकतांत्रिक है, केंद्र भी लोकतांत्रिक है। और किसी भी लोकतांत्रिक सत्ता को चलाने के लिए शासन में कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3। चाहे राज्य, अगला भाग पढ़ेंगे राज्य, सर राज्य में भी विधायिका होगी, राज्य में भी कार्यपालिका होगी, राज्य में भी न्यायपालिका होगी। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हमारी क्लास है वो है भाग 5, केंद्र की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की न्यायपालिका। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब अभी हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे, किसको लेके? कार्यपालिका। एक एक टॉपिक को हम उठा के चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन इस भाग में है जो आपको कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि जैसे भाग 5 कोई मास्टर शुरू करता है तो वह सीधा का सीधा पहुंच जाता है आर्टिकल्स पे। भैया आर्टिकल हर बुक में लिखी गई है, कोई भी संविधान की बुक खरीदोगे एक आर्टिकल जल्दी जल्दी, लेकिन सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यहां से शासन के अंग से क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा विधायिका के कितने अंग हैं, पूछेगा कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, कौन शामिल है, केंद्र की न्यायपालिका का प्रमुख कौन है, शासन के अंग के तीनों अंगों को डिफाइन करिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हम लिखेंगे, उसके बाद हम इससे एक एक को लेके आगे बढ़ेंगे। भाग 5, चलिए आ जाइए सर। यहां पे जो मेरा पहला पॉइंट है, पॉइंट डाल के आप लिखते चले जाइएगा। लिखिएगा, भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। पॉइंट 1 कर लीजिए, लिखिए, भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। पहली लाइन क्या लिखे? भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सर सेकेंड लाइन आपको लिखना है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का चुनाव किया। ये क्वेश्चन कई बार रहा है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का चुनाव किया।
तो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली सर कौन सी है? संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैसी प्रणाली का चुनाव किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब संसदीय प्रणाली में सर जी, जैसे हम एक पॉइंट आपसे आगे यहाँ पे रख लिया जाए, चलिए ठीक। अब अगर हम इसमें तुमसे कहें सर अगला पॉइंट लिखिए नंबर 4 बना के, तो इसमें क्या लिखेंगे? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। कैसा प्रमुख होता है? औपचारिक प्रमुख होता है। जबकि 5वां पॉइंट कर लो, जबकि सभी वास्तविक शक्तियां क्या लिखे? सभी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री परिषद, यहाँ पे प्रधानमंत्री ना लिख के हम क्या लिख दें? मंत्री परिषद में निहित होती हैं, तथा मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। बात को शायद तुम यहाँ समझ गए होगे, ठीक। ऑन पेपर हेड राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका में प्रमुख कौन हो जाएगा? कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होंगी और मंत्रिपरिषद का कौन प्रमुख हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक लाइन तुमको और लिखना है जो आया हुआ क्वेश्चन है। एक लाइन लिखो, फिर आते हैं अपने कार्यपालिका पे। एक पॉइंट एडिट कर लिख लो। क्या लिखना है आपको? एक पॉइंट लिखोगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लिखोगे मंत्रिपरिषद, सारी लाइंस आए हुए क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस रूप से? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है सर? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब एक क्वेश्चन कई एग्जाम में रहा है, बहुत एग्जाम में रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कितने स्तंभ हैं? अब सरकार के अंग 3 हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। एक छोटी सी हेडिंग में लिख लो तुम इसको भी, तब आ जाए हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। ठीक, आ जाओ। क्या लिखोगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ। तो कहाँ के? लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। तो सर पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है और चौथा कौन है? तो सर पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ जो हमारा है वो है विधायिका। विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। चौथा क्या है? मीडिया। ठीक,
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। वैसे अगर जहां तक भारत के मीडिया की अगर हम तुमसे बात करें, 193 देश में 161वां स्थान है इनका, नीचे से, ऊपर से 161वां, नीचे से 35-40 में सर, क्योंकि इनके पास सच दिखाने की हिम्मत ही नहीं है। इसे चाटुकारिता, जिसकी सत्ता आएगी उसकी चापलूसी शुरू, जिसकी भी सत्ता आएगी उसकी चापलूसी शुरू कर देंगे। और सर भारत का सोशल मीडिया वर्कर एकदम अनपढ़ है सर, बिल्कुल अनपढ़ है सर। इस समय अगर आप न्यूज में होते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, तो दो मुद्दे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक, मेहनत करके एसडीएम बनी ज्योति मौर्य, और एक पाकिस्तान से आई हुई लड़की, नाम नहीं पता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पता नहीं कौन, हैदर जो भी, देख रहे हो ना भाई। ज्योति मौर्य ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि वो विलेन बन गई, पाकिस्तान से आई हीरोइन बन गई, अपने पति को छोड़ के 4 बच्चे पैदा हुए, उनसे तुमको प्यार नहीं मिल रहा और तुम भारत भाग के चली आई। और ज्योति मौर्य ने छोड़ दिया, तो भैया क्यों दोगली नीति सोचते हो? जो रवैया इनके साथ रखो वही रवैया उनके साथ रखो। और अगर बहुत पाकिस्तान का प्रेम आपके लिए हो, सर बॉर्डर पे ना हजारों हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू बॉर्डर पे है। अभी टीना डॉबी मैम ने घर गिरवा दिया, आज तक उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है। अमित शाह जी ने कहा था पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता के विषय में, अभी कुछ फाइनल नहीं, वो प्रवासी बन के सब रह रहे हैं, शरणार्थी बन के भारत में रह रहे हैं। तो क्या बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ की मीडिया की क्या बात करेंगे? मीडिया तो सिर्फ आपको वही दिखाएगी, जब टमाटर महंगे हैं तो सब नुकसान करेंगे, पाकिस्तान में महंगे हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई, भारत में महंगे होंगे तो नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो मीडिया है वो सत्ता की गुलाम है। यहाँ की मीडिया कैसी है? सत्ता की गुलाम है। तो छोड़ो यार, हमसे तुमसे क्या मतलब, वैकेंसी आ रही, देखो जब जब चुनाव होंगे तब तब आएगी वैकेंसी। बहुत साफ साफ बात को समझो, चुनाव आएगा, वैकेंसी आएगी, रिजल्ट अगले चुनाव में। तो 62-65 हजार यूपी पुलिस, यूपीएसआई दे रहे हैं, 40-50 हजार सुपर टेट, किसी न किसी हालत में 100% देंगे सर, 100% देंगे 24 चुनाव के पहले। फाइनल होगा ले जाके 27 के चुनाव में, लेकिन देंगे सर जी। तो बहुत टेंशन मत लीजिए, जैसे वो चुनाव के समय बांट रहे हैं वैसे भी आप भी उनका प्रयोग करिए। सत्ताएं परिवर्तन मांगती है सर। चलिए आ जाइए, सत्ता ही मैं पढ़ा रहा हूँ, सत्ता ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अगर मैं किसी बच्चे से कह दूं कि बेटा बता दो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किस सदन का सदस्य होना चाहिए, या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं कह दूं भारत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए किस राज्य, किस सभा का सदन होना चाहिए व्यक्ति को, कितने पढ़ने वाले बच्चे सर नहीं डिफाइन कर पाएंगे भारत की गवर्नमेंट। और बात करेंगे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, चलाते हैं चाय की दुकान पे बैठ के अर्थव्यवस्था। छोड़िए, हमें नहीं मतलब, आते हैं मुद्दे पे। हमने क्या किया, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कितने स्तंभ हैं सर? 4। चौथा स्तंभ हमारा कौन सा बना लिया? मीडिया को बना लिया हमने, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अब आइए अपने एक एक को हम उठा के क्या करें, एक्सप्लेन करें। ठीक ठीक। अब आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे लेके। नए पेज पे चलो, छोड़ो उसको। अब यहाँ पे एक हेडिंग डालो, संघ की कार्य। अब हमको आर्टिकल भी तो लेके चलना है ना भाग 5 का, तो एक हेडिंग डालो तुम, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, हमारी हेडिंग क्या है सर? संघ की कार्यपालिका। क्लियर पॉइंट। अब संघ की कार्यपालिका कानून के अनुसार देश को चलाने वाली संस्था। कानून कौन बनाएगा? विधायिका। अभी हम वहां भी आएंगे, एक एक को समाप्त करेंगे, पहले कार्यपालिका को, फिर विधायिका को, फिर अंतिम न्यायपालिका को। भाग 5 समाप्त। फिर भाग 6 में पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भाग 6 समाप्त। जितने भी पद होंगे सब समाप्त हो जाएंगे, सबकी शक्तियां, सबका गठन, सबका निर्वाचन, सब जितनी भी चीजें आप समझते हैं सरकार को लेके, आयु वगैरह वगैरह सब। चलो
अब कार्यपालिका, तो चले भैया कार्यपालिका कहां से कहां तक? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। कहां से कहां तक? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक भाग 5 में कार्यपालिका को एक्सप्लेन किया गया है। पहला पद हमारा है सर राष्ट्रपति। पहला पद हमारा सर क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अगर हम मूल आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 से 62 ये मूल है। लेकिन राष्ट्रपति में जितनी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, जब हम उनको निहित करेंगे इसमें तो एक बड़ा आर्टिकल का ब्यौरा बन जाएगा, हम बात करेंगे। पहला कौन हो गया? राष्ट्रपति। सर दूसरा पद जो हमारा है वो है उप राष्ट्रपति का। किसका है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कहां से कहां तक रहेगा? उपराष्ट्रपति रहेगा आर्टिकल 63 से 71 तक। उपराष्ट्रपति हमारा हो जाएगा आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक। हम उपराष्ट्रपति को एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा हमारा होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, इसमें हम रखेंगे 74, 75 और 78। 74, 75, 78 ये 3 आर्टिकल किसको एक्सप्लेन कर देंगे? प्रधानमंत्री को एवं उनकी मंत्री परिषद को एक्सप्लेन कर देंगे। और अगला और अंतिम होगा महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की जो आर्टिकल सर होगी वो होगी 76 और 77। 76 और 77। अब यहां से लेके आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रपति। कौन सा शुरू करेंगे? राष्ट्रपति शुरू करेंगे। चलिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहां से कहां तक? 52 टू 62। जो मूल आर्टिकल है राष्ट्रपति को लेके वो कहां से कहां तक होंगे? हमारे 52 से 62 तक होंगे। तो अब हम एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो पहला लिखेंगे अनुच्छेद 52। पहला क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये एक बेसिक सी लाइन तुमको दे दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति क्या है? भारत का जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख होगा, वही राष्ट्रपति है। होगा के लिए आर्टिकल 52 में शैल बी का प्रयोग किया गया है। शैल बी का प्रयोग किया गया है, जहां पे सर इसका मतलब ये होता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किसी भी दशा में कभी खाली नहीं रहेगा। किसी भी दशा में कभी खाली नहीं रहेगा। बात को समझे? तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
होगा और ये पद कभी खाली नहीं रहेगा। इसकी चुनाव प्रक्रिया आप देखते हैं, चुनाव प्रक्रिया 25 जुलाई इसकी डेट फिक्स होती है, सारी प्रक्रिया इसकी फिक्स है, पद समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाएगा। अगर हम गुलाम भारत की यहाँ पे तुमसे एक लाइन बात करें कि गुलाम भारत में किस पद पे राष्ट्रपति होता था, तो जो भारत का गवर्नर जनरल था और बाद में वही पद भारत का वायसराय बदला और अंतिम आजादी के बाद 1900 जब संविधान लागू हुआ तो भारत के अंतिम वायसराय हटे, इस्तीफा दिए 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद वही पे राष्ट्रपति बैठे 26 जनवरी 1950 से राजेंद्र प्रसाद। तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किसके समान था, जो भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल बैठते थे। इस पद से कभी भी ये भारत खाली नहीं होगा। आपात मतलब इमरजेंसी में भी कोई कुछ कारण आते हैं तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक, ये क्या कहता है आर्टिकल 52। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 53A। 53A अनुच्छेद 53A। अनुच्छेद 53A सरकार कहता है कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कहा कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ पे अगर आप और डीप अपने नोट्स चाहते हैं तो एक लाइन आप लिख लीजिए। वैसे ओवरऑल यहाँ पे जो आप जब साउथ बुक टाइप में पढ़ते हैं आर्टिकल 53 को लेके, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा रहता है संघ कार्यपालिका की शक्ति। एक लाइन आप जितनी 60 नोट्स आप पढ़ते हुए लिखा रहता है संघ कार्यपालिका की शक्ति, लेकिन संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कोई लाइन है। अगर आप एक लाइन आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करे या अपने अधीनस्थ से करवाए। वह जो राष्ट्रपति है इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करे या अपने अधीनस्थ से करवाए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल 53 हो जाएगा। ठीक, अगला आर्टिकल है मेरे भाई आर्टिकल 54। कौन सा आर्टिकल होगा, अनुच्छेद 54। यार पढ़े तो हो गए सब लोग, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, तो बता दो आर्टिकल 54 क्या है। आर्टिकल 54 क्या है बताओ, नहीं पता। राष्ट्रपति का निर्वाचन। सिर्फ अगर निर्वाचन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया पहले बताओ। आर्टिकल 54 में कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं आपसे, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर हम आपसे बात करें कि इस पद को कब इस आर्टिकल को कहां से लिया गया, जैसे एक शब्द आता है निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति का पद है भारत में, वो कहाँ के तर्ज पे है, ब्रिटेन के तर्ज पे है। किसके तर्ज पे है, ब्रिटेन। लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कैसा होगा, निर्वाचित, क्योंकि ब्रिटेन में जो किंग राजा रानी होते हैं निर्वाचित, वहां पे वंशानुगत पद था। तो ये पद लिया गया हमारा यूएसए से। आर्टिकल 54 अडॉप्ट फ्रॉम यूएसए। क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब निर्वाचन में क्या आएगा, निर्वाचन में सर आएगा पहला पॉइंट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। कौन सी पद्धति, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस पद्धति से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। अनुपातिक
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। किससे? सबसे पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। किसका निर्वाचन किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन तो हमको लगता है कि बहुत बार आया है कि भारत के राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा? आता है कि नहीं आता है? आएगा कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा। क्या कौन कौन देगा? राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा। या यहाँ पे एक शब्द आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो अगर हम एक तरफ लिख दें शामिल होते हैं, फिर लिख दें शामिल नहीं होते। नंबर 1, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। लेकिन अब यहाँ पे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। शामिल नहीं होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा अब यहाँ पे अभी जब एक संशोधन 104वां संशोधन शायद है कि जिसके बाद ये हो गया कि अब लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में मनोनयन का सीन समाप्त हो गया। जैसे लोकसभा में मनोनीत होते थे और राज्य की विधानसभाओं में मनोनीत होते थे। लोकसभा में 2 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था और राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल 1 मेंबर मनोनीत कर सकता था। जब ये समाप्त हो गया है तो अब हम जो दूसरा शामिल होने वाला लिखेंगे वो लिखेंगे लोकसभा के सभी सदस्य। इसकी बहुत फर्क, जब संशोधन नहीं हुआ था तो हम क्या लिखते थे? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और मनोनीत जो होता था यहाँ लिख देते थे। लेकिन अब की चुनाव में मनोनयन का मतलब नहीं रहेगा, कोई मनोनीत नहीं होगा। और जब मनोनीत ही नहीं होगा तो जितने मेंबर आएंगे वो कैसे आएंगे? जब मनोनयन नहीं होगा तो सभी निर्वाचित आएंगे। तो हम यहाँ पे चाहे लिखें लोकसभा के सभी निर्वाचित, लेकिन चाहे लिख दे सभी, दोनों एक बराबर की पॉइंट हो जाएंगे। तीसरा सब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। सेम कंडीशन बता रहा हूं, जितने भी राज्य में मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं सब जगह क्या है? विधानसभा है। चाहे वो राज्य है चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, मुख्यमंत्री अगर बैठ रहे हैं तो वहां पे है। ठीक, क्या है? विधानसभा है। पहले क्या था? जैसे मैंने लिख दिया राज्य विधानसभाओं, पूरे भारत की जितनी विधानसभाओं के सभी सदस्य, जिसे तुम कहते हो विधायक। अभी 104वें संविधान संशोधन के पहले यहाँ पे हम एक लाइन लिखते थे, क्योंकि एक विधायक मनोनीत होता था राज्यसभा में, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया सभी सदस्य
अगर कभी लाइन में आपको ऑप्शन नहीं मिलता क्वेश्चन में और यहाँ लिखा है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तब भी आप उसको सही मान लेंगे। लेकिन आज के जो चुनाव होगा 24 में, उसके हिसाब से ये जो आने वाला चुनाव यही कंडीशंस रहेंगी, क्योंकि संशोधन से मनोनयन समाप्त कर दिया गया। अब चौथा पॉइंट जो तुम लिखोगे, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, दो जगहों पे क्या है सर, विधानसभा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठता है और पुदुचेरी में के विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य के विधानसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं के तक केंद्र शासित दिल्ली। अब यहाँ पे एक लाइन आपको मैं बता दूं, ये सब पहले वोट नहीं देते थे। कौन? ये जो लोग हैं केंद्र शासित, पहली बात तो 69वें संविधान संशोधन में गठन किया गया विधानसभा का। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में 69वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, विधानसभा का गठन किया गया। तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 में क्या लिखेंगे, 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में हिस्सा दिया गया। कब? 70वें संविधान संशोधन में। 69वें संविधान संशोधन, क्वेश्चन 69वां संविधान संशोधन बहुत बार आया है। 70वें संविधान संशोधन में ये वाली लाइन, जिसमें इसमें जो दो राज्य के लोग वोट करने जा रहे हैं, इनको परमिशन मिला। क्या परमिशन मिला? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का। ठीक, अब अगली आर्टिकल मेरे भाई हमारी कौन सी होगी? आर्टिकल 54। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी होगी? आर्टिकल 54 होगी। अगली आर्टिकल होगी अनुच्छेद होगा 55। पहला अनुच्छेद होगा हमारा मेरे भाई, अगला मतलब होगा निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है सर? आर्टिकल 55 राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया हो जाएगा। अगला आर्टिकल होगा अनुच्छेद 56। अगला आर्टिकल हमारा सर क्या होगा? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। अब राष्ट्रपति की पदावधि क्या है सर? शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष। जब वो अपनी शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से कितने वर्ष तक उसका कार्यकाल रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। वह इसके पूर्व, जैसे अगर वो चाहता है कि छोड़ना चाहता है, तो वह इसके पूर्व उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। लेकिन उसका कार्यकाल क्या है? शपथ ग्रहण से 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। अगला है आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है।
अगला है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता या योग्यता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता या योग्यता। अर्हता या योग्यता, ठीक, अर्हता या योग्यता। अभी इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें क्या 3-4 शर्तें होंगी। वह एक सदस्य बनने का योग्य हो, भारत का नागरिक हो, और एक आध 2 पॉइंट छोटे छोटे होंगे। उसकी आयु पूछेगा 35 वर्ष। जो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है वो आयु कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आय कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है 5 लाइन आएगी, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं घोषित हुआ हो, और दुनिया भर में, तो बहुत ज्यादा गेम नहीं। जो क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है मिनिमम आयु से 35 वर्ष, साफ, और वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो, निर्वाचित होने की योग्यता। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी है? अगली आर्टिकल है हमारी 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें। ठीक, आर्टिकल अनुच्छेद 59 क्या कहता है सर? राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होगा सर? राष्ट्रपति पद की शर्तें। और अगला हमारा होगा आर्टिकल 60 सर होगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ। क्या होगा सर? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। क्या होगा हमारा? राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 61 में चला जाएगा। और इसके बाद आएगा मेरे भाई हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 61। 60 में सर क्या हो गया हमारा? 60 पूरा हो गया है, राष्ट्रपति शपथ एवं प्रतिज्ञान। हमारा आ जाएगा 61। और 61 तो इतना पॉपुलर है कि यार तुम्हें पता है, राष्ट्रपति पद महाभियोग। राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया। अभी सबको डिटेल में बात करेंगे, एक क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो, पहले आर्टिकल पूरी कर दी जाए। राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया। और अंतिम हो जाएगा अनुच्छेद 62। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति। राष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति। ठीक है, आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 62। अब एक एक आर्टिकल को हम फिर से, जैसे आर्टिकल जो आपका मेन मुद्दा है, इसे महाभियोग की प्रक्रिया क्वेश्चन में आता है, और योग्यता में ज्यादा क्वेश्चन दिया। एक एक को हम आपको उठा के धीरे एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक।